हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज की पहली वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स कवर किए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, इनमें इन्वेस्ट करने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे और जानेंगे कि इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और इनमें कौन से टाइप्स मुझे पसंद है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे और मैं आपको अपने फेवरेट म्यूचुअल फंड्स भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछली वीडियो में, जो कि म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीरीज का पहला वीडियो था, उसमें हमने कई सारी बेसिक टॉपिक्स को कवर किया। हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। तो म्यूचुअल फंड, जैसे आपको पिछली वीडियो से याद होगा, हमारे और आपके जैसे कई हजारों लाखों सब्सक्राइबर्स के फंड्स को इकट्ठा करते हैं, पूल करते हैं और उसे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वो पहले रिसर्च करते हैं, पता करते हैं कि कौन सी कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी है, यहाँ तक कि उनके मैनेजमेंट टीम से भी जाके मिलते हैं और बात करते हैं कि उनके जो ग्रोथ के प्लान्स है वो कैसे हैं, उनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल है वो कैसी दिख रही है। तो ये सारी रिसर्च वगैरह वो करते हैं और हमारे बिहाफ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने ये पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा देखा था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड्स के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान वो होता है, मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ पिछली वीडियो से, कि रेगुलर प्लान ये होता है जब आप किसी एडवाइजर, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे किसी खास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपने अगर ये सारी रिसर्च खुद की हुई है या खुद से पता किया हुआ है कि ये म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, इनकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, और केवल पास्ट परफॉर्मेंस ही नहीं, उनकी स्टॉक सिलेक्शन कैसी है ताकि आगे के लिए उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो ये सारी असेसमेंट आपने अगर खुद से की है और आपको किसी के एडवाइस के तौर पे नहीं काम करना हुआ है, तो आप डायरेक्ट प्लान में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट प्लान की जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो रेगुलर प्लान से ऑलमोस्ट 1%, 1.5% के आसपास कम होती है। तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए काफी अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अब इनमें दो और चीजें होती हैं जो पिछली वीडियो में हमने नहीं देखा था, क्योंकि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से स्पेसिफिकली रिलेटेड है। तो वो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान क्या होता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो किसी कंपनी के शेयर्स में, किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं, तो चूंकि वो स्टॉक्स होते हैं, आप अगर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि डिविडेंड नाम की एक चीज होती है। डिविडेंड क्या होता है कि जो कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है, जो अर्निंग्स होती है, उनकी कैश सरप्लस होता है, उसमें से वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ अर्निंग्स का कुछ शेयर जो होता है वो डिविडेंड के तौर पे, इनकम के तौर पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। तो टिपिकली साल में 2-3 बार हर कंपनी आपको डिविडेंड देती है। तो वो डिविडेंड आपने अगर डायरेक्ट इक्विटी ली हुई है तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है विदाउट कुछ करे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने डीमैट अकाउंट में जो अकाउंट डिटेल्स दिए हुए हैं अपने बैंक के, डायरेक्टली उस बैंक अकाउंट में आपके वो डिविडेंड्स आ जाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये डिविडेंड आप चाहते हैं कि आपको मंथली ना मिले, आपको क्वार्टरली ना मिले, आपकी जो सैलरी है उससे आपका आराम से काम चल रहा है, तो आप ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ग्रोथ प्लान में क्या होता है कि जो ये डिविडेंड आती है वो म्यूचुअल फंड्स आपको देने के बजाय डायरेक्टली फिर से इन्वेस्ट कर देती हैं। तो आप सोचिए कि ये शुरू में तो ये अमाउंट कम होता है क्योंकि ये डिविडेंड्स कम होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है तो आपके डिविडेंड्स भी कम होते हैं। बट जब आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक पहुंच जाती है, तो ये डिविडेंड की जो अमाउंट होती है काफी सिग्निफिकेंट होती है। और उस डिविडेंड को आप अगर कंटिन्यूअसली री इन्वेस्ट करते जाएं तो आपकी जो डिफरेंस होती है वो बहुत ही तगड़ी, बहुत ही शानदार हो जाती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरी ओपिनियन ये होती है कि आप, अगर आपने खुद से रिसर्च किया हुआ है, खुद से पता किया है, तो पहले आप डायरेक्ट प्लान लें। अगर किसी एडवाइजर ने आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की है और आप उनकी एडवाइस के अंडर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रेगुलर प्लान लें। बट आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मेरी ये राय होती है कि आप ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करें। तो आइडियली जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ प्लान। तो डायरेक्ट और ग्रोथ, तो डायरेक्ट और ग्रोथ को आप ध्यान में रखें। अगर आप खुद से रिसर्च कर पा रहे हैं, आप या आप कहीं से आपने पता किया, आपने खुद से स्टडी की, आप अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो
डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के स्टॉक्स में, शेयर्स में, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है ये हम क्विकली यहाँ पे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी कंपनी के, कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई या एनएसई पे लिस्टेड है, उसकी जो नंबर ऑफ शेयर्स, जो नंबर ऑफ फ्री फ्लोट शेयर्स हैं जो पब्लिक के पास, और डीआईआई, एफआईआई जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय द शेयर प्राइस, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यूजुअली जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। तो सेबी ने, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो म्यूचुअल फंड्स को और इक्विटी इन्वेस्टिंग सबको कंट्रोल करती है, सबको रेगुलेट करती है, बहुत ही रेस्पेक्टेड एजेंसी है इंडिया की, तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है और 2018 में ये डेफिनेशन आई थी कि 1 से 100 तक जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जब आप रैंक निकालते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी सबसे ऊपर होगी, उसकी रैंक 1 होगी, तो 1 to 100 जो रैंक वाली कंपनीज होती हैं उन्हें कहा जाता है लार्ज कैप कंपनीज, यानी कि लार्ज कैपिटलाइजेशन कंपनीज। 101 से 250 तक जो कंपनीज होती हैं उन्हें कहा जाता है मिड कैपिटलाइजेशन, मिड कैप कंपनीज। और जो 250 से नीचे यानी 251 ऑनवर्ड्स जो कंपनीज होती हैं उन्हें कहा जाता है स्मॉल कैप कंपनीज। तो ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाली जो हम टाइप्स देखेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के, वो सारी इस कैपिटलाइजेशन के डेफिनेशन पे ही बेस्ड होंगी। अब हम क्विकली बात करते हैं कि एक्टिव और पैसिव। तो आपको टर्म्स बहुत यूजुअली आप सुनते होंगे कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड्स, तो इनमें फर्क क्या होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, जैसा कि नाम से आपको जाहिर होगा कि वो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, कि उनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक्टिवली स्टॉक पिक करते हैं, बाई सेल करते हैं अपने नॉलेज, अपनी रिसर्च के हिसाब से। तो वो जो सारे फंड्स होते हैं वो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। पैसिव फंड्स ऑन दी अदर हैंड वो होते हैं जिसमें जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक पिकिंग की जाती है, वो अपनी रिसर्च अपने हिसाब से नहीं की जाती, वो की जाती है बेंचमार्क इंडेक्स। तो हर जो पैसिव म्यूचुअल फंड होता है एक बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर एक निफ्टी पैसिव फंड है, निफ्टी 50, तो वो निफ्टी की सारी कंपनी, जो 50 कंपनीज है निफ्टी में, उनको फॉलो करेगा। जो निफ्टी में उनकी परसेंटेज है, वेटेज है, उस हिसाब से कंपनीज को खरीदा जाएगा उस स्कीम के तहत, और उसी हिसाब से बेचा भी जाएगा जब उनकी वेटेज कम या ज्यादा होगी। उसी तरह निफ्टी 100, यानी कि जो टॉप की 100 कंपनीज, जो हमने देखा लार्ज कैप कंपनीज हो गई, तो वो सारी कंपनीज, अगर कोई म्यूचुअल फंड, कोई पैसिव म्यूचुअल फंड निफ्टी 100 को फॉलो कर रहा है, उसकी बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100 है, तो वो निफ्टी की जो 100 कंपनीज की जो वेटेज है उस इंडेक्स में, उसी हिसाब से उसको खरीदेगा और उसको बेचेगा फंड मैनेजर। तो उसकी अपनी कोई रिसर्च, अपनी कोई कॉल वहां पे नहीं होती है। वो पैसिवली एक इंडेक्स को फॉलो करता जाता है, जिस वेटेज से उस इंडेक्स में कोई स्टॉक है उसी वेटेज से वो खरीदता या बेचता जाता है। तो इसलिए ये डिफरेंस आ जाता है एक्टिव वर्सेस पैसिव। एक और डिफरेंस ये है कि एक्टिव फंड्स, जो कि फंड मैनेजर अपनी रिसर्च कर रहा है, अपनी मैनेजमेंट टीम से मिल रहा है कंपनीज के, और अपनी कॉल्स ले रहा है कि किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना है, क्या वेटेज रखनी है अपने फंड्स में, तो वो चूंकि अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है आपके बिहाफ पे, तो वो या तो अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म कर सकता है अपने इंडेक्स को, बेंचमार्क जो इंडेक्स। अब कोई भी जो फंड्स होते हैं, यूजुअली जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स, वो निफ्टी को फॉलो करते हैं या निफ्टी 100 को फॉलो करते हैं। जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं, और ये सब टर्म्स लार्ज कैप, मल्टी कैप, ये हम अगली कुछ मिनटों में हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टी कैप फंड्स जो होते हैं यूजुअली निफ्टी 500, तो निफ्टी में जो 500 कंपनीज लिस्टेड है टॉप 500, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो, उसकी परफॉर्मेंस एक सर्टेन होगी, ऊपर या नीचे, या तो अगर कोई क्रैश आया तो नेगेटिव समथिंग होगा, अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव मूवमेंट होगा। तो डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट, इंडेक्स एक सर्टेन परफॉर्मेंस देगा। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड्स उस बेंचमार्क के रेस्पेक्ट में क्या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो नेगेटिव जा रहे हैं तो क्या इंडेक्स से कम नेगेटिव जा रहे हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है क्या उसको कंजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। और अगर ऊपर जा रहे हैं तो क्या उसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर निफ्टी ने अगर 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, तो एक्टिव फंड्स ने क्या 11-12% का रिटर्न दिया, तो उस हिसाब से या तो वो अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म कर सकते हैं। पर ये आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस की बात पैसिव फंड्स में आती ही नहीं है, क्योंकि वो एक अंडरलाइंग बेंचमार्क को ही फॉलो करते हैं।
तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो या तो अंडर परफॉर्म करेंगे या आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस विल बी इन लाइन विथ द बेंचमार्क इंडेक्स, क्योंकि वो उनको ही फॉलो कर रहे हैं। जो जिस वेटेज से उस इंडेक्स में कंपनीज हैं उसको ही खरीद रहे हैं, उसको ही बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्मेंस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें ट्रैकिंग एरर एक चीज होती है। जब हम आने वाली वीडियोस में इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ट्रैकिंग एरर क्या होता है। बेसिकली ट्रैकिंग एरर ये होता है कि जो वेटेज होती है इंडेक्स में वो तो डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है। कभी 15% रिलायंस का वेटेज हो गया तो कभी 14.5 हो गया। तो वो जो थोड़ी बहुत जो चेंज होती रहती है उसको ट्रैक करने में जो थोड़ी बहुत एरर आती है, प्लस रिडेम्पशन के लिए म्यूचुअल फंड्स कुछ एक बफर रखते हैं, मार्जिन रखते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स ने कुछ रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाली तो उनके पास कुछ कैश होना चाहिए। तो ये सब 2-3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स मिलके एक ट्रैकिंग एरर पैदा करते हैं। तो वो बड़ा ही मिनिमल होता है, यूजुअली 0.2-0.1% के आसपास होता है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होता। बट जितनी ट्रैकिंग एरर बड़ी होगी उतनी अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में वो उतना ही ऊपर या नीचे होगा, बट वो काफी मिनिमल होता है कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। पैसिव म्यूचुअल फंड्स की जो आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस होगी वो काफी मिनिमल होगी। एक और बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में यूजुअली जो एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स को आपके बिहाफ पे रिसर्च करने के, बाय सेल करने की जो एक कमीशन देते हो, सर्टेन पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट देते हो कि आपने हमारे बिहाफ पे रिसर्च करी है, आपने बाई कॉल सारी प्राइसेस डिटरमिन किए हैं, आपने किस प्राइस पे लेना है, किस प्राइस पे बेच देना है, कब किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कब किस सेक्टर से निकल जाना है। तो ये सारी रिसर्च जो आपने करी है, तो उसके लिए मैं आपको 0.5%, 1% आपको कुछ एक्सपेंस देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप चूंकि कर सकते हो तो आप करो, मैं इसके लिए आपको 1% एक्सपेंस रेशियो देने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ऑब्वियसली क्योंकि उनमें ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ती है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक्टिव कॉल्स लेते रहते हैं हर हमेशा, तो उनकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें रिसर्च ज्यादा करना पड़ता है। पैसिव म्यूचुअल फंड्स में रिसर्च का कोई स्कोप ही नहीं है, कुछ पर्सनली कोई कॉल लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं बनती उसकी, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बेंचमार्क इंडेक्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें चूंकि रिसर्च की कोई जरूरत नहीं है तो उसके एक्सपेंस रेशियोज बहुत कम होते हैं। कुछ कुछ निफ्टी के, आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स देखेंगे जिसकी एक्सपेंस रेशियो 0.1-0.2% के आसपास है, तो बहुत ही मिनिमल है। अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जो 80% अपनी जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 80%, एटलीस्ट 80% लार्ज कैप कंपनीज में, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 से 100 है जिनकी, उसमें इन्वेस्ट करें। मिड कैप फंड्स वो होते हैं जो एटलीस्ट 65% मिड कैप कंपनीज, जो कि 101 से 250, तो जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 से 250 है, 65% इन्वेस्टमेंट मिड कैप फंड्स की उनमें होनी चाहिए। तो ये सारी डेफिनेशंस हम क्विकली देखते जाते हैं। स्मॉल कैप फंड्स वो होते हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज, यानी कि 251 से लेके 1500, ऑलमोस्ट 1500-1600 कंपनीज लिस्टेड है एनएससी बीएससी पे। तो 251 से लेके लास्ट तक जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड्स का होना चाहिए, तभी वो स्मॉल कैप फंड्स कहलाए जाएंगे। लार्ज एंड मिड कैप वो होते हैं जो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं और मिड कैप में भी करते हैं, और इन दोनों में कम से कम 35% इन्वेस्टमेंट इनकी होनी चाहिए। तो मिलके हो गया 70%, और बाकी वो स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, या फिर हो सकता है लार्ज कैप में 40% कर दें, या फिर मिड कैप में 40% कर दें। तो दैट डिपेंड्स ऑन द फंड मैनेजर, बट कम से कम 35% लार्ज कैप और 35% मिड कैप में उनकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मल्टी कैप फंड्स वो होते हैं जिन पे की मार्केट कैपिटलाइजेशन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। वो लार्ज कैप में भी कर सकते हैं, मिड कैप में भी कर सकते हैं, और स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं। कितने भी प्रोपोर्शन में, कितने भी वेटेज में, वो कितने भी परसेंटेज में इन तीनों कैपिटलाइजेशन के कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स वो होते हैं जो किसी एक खास सेक्टर, जैसे कि हो गया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, जैसे कि हो गया एफएमसीजी, जैसे हो गया फार्मा, जैसे हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिपेंडिंग ऑन कन्विक्शन ऑफ द फंड मैनेजर ऑन अ सर्टेन सेक्टर, तो वो एक खास सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो उनकी जो सारी कंपनीज होंगी उस म्यूचुअल फंड में, वो किसी एक खास सेक्टर से ही होंगी। वो फार्मा से हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो ये बड़ा ही थीमेटिक, बहुत ही फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेटेड
एक बेट हो जाता है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मेरी ओपिनियन ये है कि ये थोड़ा रिस्की होता है। यूजुअली आपको वो टाइमिंग नहीं करनी चाहिए, और इसलिए मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स मुझे पसंद आते हैं, टाइप्स ऑफ एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो उसमें थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स की मैं राय नहीं देता। मेरी ओपिनियन में थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स में आपको खुद से कॉल नहीं लेना चाहिए। अगर आप मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर के पास ऑटोमेटिकली एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर उसे लगता है कि एक फार्मा का बुल रन आने वाला है या इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो वो खुद ही इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स ले लेगा या वो खुद ही फार्मा के स्टॉक्स ले लेगा। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही बोल रखा है कि मेरे पास टाइम नहीं है बॉस, मेरे पास ना तो समय है ना तो उतना इंटरेस्ट है ये सब पता करने की, इसलिए मैं आपको एक्सपेंस रेशियो दे रहा हूं। तो आपने जब वो कॉल पहले ही ले ली, आपने पहले ही बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी ये करियर है, मेरी प्रोफेशन है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट बस करना चाहता हूँ और आप उसकी ध्यान रखें, आप उस पर कॉल्स लें। तो आपने जब पहले ही कह दिया तो आपको खुद से कॉल्स लेने की जरूरत नहीं है कि अभी फार्मा के लिए अगला 2-3 साल अच्छा रहेगा या नहीं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगला 5 साल 10 साल अच्छा रहेगा या नहीं। वो कॉल्स जो फंड मैनेजर है वो खुद ही ले सकता है। अगर आप मल्टी कैप या लार्ज कैप या जो भी जिस भी कैपिटलाइजेशन की म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें, वो फंड मैनेजर खुद से कॉल्स ले सकता है। तो मेरी ये ओपिनियन हमेशा रहती है कि सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में आपको यूजुअली हाई एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। फोकस्ड फंड्स वो होते हैं जो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही फोकस्ड पोर्टफोलियो होता है उनका, और उनकी मैंडेट दी हुई है, उन पर रेस्ट्रिक्शन है कि वो ज्यादा से ज्यादा 30 स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कई फोकस्ड फंड्स में आप देखेंगे कि 22 से 25 ही होते हैं। तो वो बड़ा ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। उसके बेनिफिट्स भी हैं कि अगर उस कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज हैं, चुन के बहुत धाकड़ कंपनीज डाली हुई हैं, तो उसकी जो ग्रोथ आउट परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही तगड़ी होगी, रिटर्न आउट परफॉर्मेंस उसकी इंडेक्स से काफी अच्छी होगी। लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क भी यही होता है कि चूंकि आपने कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज में ही पैसे डाले हुए हैं और उनकी परफॉर्मेंस या उनकी ग्रोथ अगर अच्छी नहीं हुई, उनकी रिटर्न अगर अच्छी नहीं आई, तो वो काफी अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। तो ये इधर वे जा सकता है, आउट परफॉर्म भी कर सकता है, अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। तो फोकस्ड फंड्स वैसे होते हैं। और यूजुअली आप देखेंगे कि बाकी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप हो या मल्टी कैप हो, वो उसमें यूजुअली 50 to 60 स्टॉक्स, 80 स्टॉक्स तक भी कभी कभी होते हैं, बट यूजुअली 50 to 60 स्टॉक्स होते हैं। तो फोकस्ड फंड्स में ऑलमोस्ट हाफ नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं। तो इसकी रिस्क भी है, बट इसमें पोटेंशियल भी है आउट परफॉर्म करने का। अब बाकी की जो तीनों टाइप हैं, डिविडेंड यील्ड, कॉन्ट्रा और ईएलएसएस, इसकी हम क्विकली ओवरव्यू ले लेते हैं। डिविडेंड यील्ड वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि कोल इंडिया, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज आपको स्पेशली पीएसयूज मिल जाएंगे जो जिनकी जो डिविडेंड यील्ड होती है, जो डिविडेंड रिटर्न होती है, वो काफी ऊंची होती है। तो वो उनमें ही इन्वेस्ट करते हैं और वो यूजुअली रेगुलर इनकम के लिए फोकस्ड होता है, नॉट पर्टिकुलरली ग्रोथ के लिए फोकस्ड होता है। वो यूजुअली डिविडेंड के फोकस से उसमें इन्वेस्टमेंट करी जाती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में आप अक्सर ये टर्म सुनते होंगे, वैल्यू इन्वेस्टिंग या कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग वो होती है जो हाई वैल्यू कंपनी जिनकी यूजुअली पी रेशियो काफी कम होती है, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी दिखती है, बट अंडर वैल्यूड कंपनीज होती हैं। जैसे आपने डिस्कशंस में कभी शायद सुना होगा या कभी किसी टीवी पे शो में सुन लिया होगा कि आईटीसी एक बहुत ही वैल्यू स्टॉक माना जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, अपनी कैश सरप्लस है, फिर भी उसकी जो वैल्यूएशन है काफी अंडर वैल्यूड रहता है वो यूजुअली। तो वो यूजुअली आईटीसी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स जो करंट मार्केट सिचुएशन में अंडर वैल्यूड है, हमेशा आप वैल्यू फंड्स में उनकी जगह देखेंगे। ईएलएसएस फंड्स हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वो स्कीम्स होती हैं जिसमें कि आपको टैक्स एडवांटेज मिलता है, और इसमें कई तरह की फंड्स हो सकती हैं। ईएलएसएस फंड्स लार्ज कैप भी हो सकते हैं, मल्टी कैप भी हो सकते हैं। तो आपको एक देखना पड़ेगा कि कौन से ईएलएसएस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ईएलएसएस फंड में फायदा ये है कि अगर आप कहीं और से टैक्स नहीं आपकी बच रही है या कहीं और ऐसी इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे हैं जहाँ पे कि आपको टैक्स एडवांटेज मिल रहा हो, तो ईएलएसएस फंड्स में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स एडवांटेज मिलेगा एटीसी, सेक्शन एटीसी के अंडर। तो आपको 1.5 लाख तक का
टैक्स एडवांटेज मिल सकता है। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 1.5 लाख तक कम हो सकती है अगर आप ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करें। मेरी ओपिनियन ये है कि आपको लार्ज कैप एंड मिड कैप और मल्टी कैप इन तीनों फंड्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप बाकी फंड्स भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, बट आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसका मेजर सिग्निफिकेंट पोर्शन लार्ज कैप एंड मिड कैप और मल्टी कैप इन तीनों में होना चाहिए। और लार्ज कैप में मैं मेरी ओपिनियन ये भी है कि आप लार्ज कैप में चूंकि 1 to 100 तक ही कंपनीज होती हैं तो बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्स है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें आप इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 इन सभी को कंसिडर कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि इन सारी स्कीम्स में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे जाके खुद से अपने अकाउंट, अपनी फोलियो क्रिएट कर सकते हैं और वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आपको एक ही प्लेटफॉर्म से कई सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आपको बस एक बार केवाईसी करना पड़ेगा और एक ही बार में आप कई सारी डायरेक्ट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म से, तो वो काफी कन्वीनियंट हो जाता है। तो मेरी ओपिनियन ये है कि आप एक्टिव और पैसिव दोनों ही टाइप के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपनी नीड या प्रेफरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्स फंड्स में, और साथ ही साथ आप मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में भी कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और मैं ये कहूंगा कि आप जिसमें भी इन्वेस्ट करने की डिसीजन ले, आप ओवर डाइवर्सिफाई ना करें। यूजुअली बिगिनर्स में ये मिस्टेक हो जाती है अनविलिंगली, अनइंटेंशनली, कि वो एक ही साथ 5-6 यहाँ तक कि 10-12 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इतनी सारे फंड्स में और हर फंड में 50-60 स्टॉक्स होते हैं, तो आप समझिए कि अगर थोड़ा बहुत ओवरलैप भी हुआ तो भी वो 250-300 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए, छोटी पोर्टफोलियो के लिए 250-300 कंपनीज तो एकदम भी रिकमेंडेड नहीं है। तो आप बहुत हो तो 1 से 3, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी। और ये भी आप कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपके जितने गोल्स हैं उसके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर हो सकता है कि आपके कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आपको गाड़ी लेनी है या घर लेना है, तो उसमें आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें। हो सकता है आपको अगर लंबे समय की इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको रिटायरमेंट की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसमें आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ योर गोल्स आप अलग अलग तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मेरी ओपिनियन ये है कि आप ओवर डाइवर्सिफाई ना करें, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने रिस्क मिटिगेशन के लिए। ये बहुत ही प्रूडेंट स्ट्रैटेजी होती है। मैं ये फॉलो करता हूँ कि हर साल आप रीबैलेंसिंग करते जाएं। आप दिसंबर में, जनवरी में, हर साल के एंड पे जब भी आपको छुट्टी मिलती है, दिवाली, दुर्गा पूजा, न्यू ईयर की छुट्टी मिली, तो आप एक दिन बैठिए और ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक हाई ऑल्टीट्यूड व्यू उसका लीजिए कि आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में क्या परसेंटेज इक्विटी है, क्या परसेंटेज डेट है, कैसी परफॉर्मेंस ओवरऑल पोर्टफोलियो की है। तो इन सारी स्ट्रैटेजीज, सारी एक्सरसाइज को एसेट एलोकेशन कहते हैं, और वो आप रीबैलेंसिंग से उसको अचीव कर सकते हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आप डायरेक्ट इक्विटी का मतलब है डायरेक्ट आपने स्टॉक्स लिए कंपनीज के। डेट म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे ईएलएसएस हो गया, तो ऐसे बहुत सारे, फिर पीपीएफ हो गया तो वो भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, इन सभी का कॉन्कॉक्शन, सभी का मिक्स बना के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट सिस्टमैटिकली और स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ये मेरी हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट रहती है, आपसे दरख्वास्त रहती है, मेरी ओपिनियन, मेरी एडवाइस रहती है कि आप जितनी जल्दी हो पॉसिबल इन्वेस्टिंग करना शुरू करें, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स को उतना टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए और आपकी रिस्क उतनी कम हो जाएगी। सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें जिसमें कि एसेट एलोकेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, और इन्वेस्टेड रहें बहुत लंबे पीरियड्स के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। आने वाली वीडियोस में हम कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग और बेस्ट फंडामेंटल्स वाले म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन से आपके फेवरेट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी एनालिसिस आप देखना चाहते हैं। कमेंट्स करके बताएं कि आपके लिए और क्या इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगी। आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें
और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।